हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th सिविक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स को। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र और विविधता, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। इसमें जो है आपको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर वही कराए जाएंगे जो बोर्ड परीक्षाओं में सीबीएसई और यूपी बोर्ड में आने के चांस हैं। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इस चैनल से संबंधित एजुकेशनल वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। अब देखते हैं एनसीईआरटी बुक्स के क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स को। देखिए इसमें विस्तृत, लघु, अतिलघु और विकल्पी सभी तरह के क्वेश्चन हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा कीजिए। तो सामाजिक विभाजन कैसे होता है, उसके 3 कारक बताने हैं। उत्तर है सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। यदि लोग खुद को सबसे श्रेष्ठ और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल होता है। यदि लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं, उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं, तब कोई समस्या नहीं होती। जैसे बेल्जियम के लोगों में भाषाई विभिन्नता के बावजूद वे अपने को बेल्जियाई ही मानते हैं। बेल्जियम का उदाहरण इस पाठ में दिया गया है और यूगोस्लाविया का, तो इसका एक क्लास वीडियो मैंने बनाया हुआ है एनसीईआरटी बुक, उसमें इस पाठ को पूरा समझाया गया है और ये वीडियो आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर बता रहा है। तो इसमें क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं। इससे उन्हें देश में साथ साथ रहने में मदद मिलती है। भारत में लोग स्वयं को पहले भारतीय मानते हैं और फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र या सामाजिक समूह का सदस्य। तो आप इसे नोट करते चलें वीडियो रोक के, या स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिए एक बार इसको पढ़ने के बाद। राजनीतिक दलों की भूमिका, दूसरा फैक्टर है राजनीतिक दलों की भूमिका। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान की सीमाओं में आने वाली, दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। श्रीलंका में सिंगली और तमिल 2 समुदाय थे, तो उनके बारे में बता रहे हैं कि श्रीलंका में केवल सिंगलियों के लिए ही काम करने की नीति तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। सिंगली चूँकि वहाँ बहुसंख्यक थे, लगभग 80%, और तमिल लगभग 20%, तो कोई भी पार्टी 80% जो व्यक्ति हैं उन पर तरफ ध्यान दे के आराम से सत्ता में आ सकती है। तो ये उसका अच्छा उदाहरण श्रीलंका में देखने को मिला। तीसरा पॉइंट था कि सरकार का रुख कैसा होता है, ये भी सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया करती है, ये महत्वपूर्ण है। यदि शासन सत्ता साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए यानी देश के लिए कोई खतरा नहीं बनती। यदि राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देते हैं तो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम ही निकलते हैं। ताकत के दम पर एकता बनाने की कोशिश विभाजन की ओर ले जाती है। तो ये जो है आपको 3 पॉइंट इनके आपको नोट करने हैं। इस प्रकार जो समरी रूप में है, इस प्रकार लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है और इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत होता है। अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, सामाजिक अंतर है हमारे देश में और दूसरे देशों में भी, कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। अंतर को विभाजन का रूप ले लेना ये खतरनाक होता है। तो देखिए हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। सामाजिक अंतर लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण जरूर होता है, किंतु यही अंतर कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का भी काम करते हैं। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। जैसे अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन बन जाता है, क्योंकि श्वेत लोग आमतौर पर गरीब और बेघर हैं और भेदभाव के शिकार हैं। अच्छा, हमारे देश में भी दलित समुदाय के लोग आमतौर पर गरीब और भूमिहीन, और उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का समुदाय सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को ये महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं,
तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। तो हमारे देश में जो दलितों के साथ अस्पृश्यता, छुआछूत की जो नीति अपनाई गई, वो एक खतरनाक तरह का सामाजिक विभाजन पैदा किया उसने। और अमेरिका में श्वेत और अश्वेत की। तो ये दूसरा प्रश्न था, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, सामाजिक विभाजन किस तरह राजनीति को प्रभावित करते हैं। ये एक जो है विस्तृत प्रश्न है, सामाजिक विभाजन किस तरह राजनीति को प्रभावित करते हैं। विभाजन मीन्स होता है कि एक तरह से अलग तरह से अपना रिएक्शन देना किसी चीज़ पे, पार्टी बंदी हो जाना, विभाजन मीन्स ये। सामाजिक विभाजन और राजनीति का मेल काफ़ी खतरनाक और विस्फोटक हो सकता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों में प्रतिद्वंदिता का माहौल होता है। जो राजनीतिक पार्टी होती है इनमें होड़ होती है सत्ता प्राप्ति की। इस प्रतिद्वंदिता के कारण, इस कंपटीशन के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। यदि राजनीतिक दल इन विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगें तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल जाएगा। ऐसा कई देशों में हो चुका है, जैसे आयरलैंड इसका उदाहरण है। आयरलैंड जो है ब्रिटेन का एक राज्य है जिसको स्वायत्तता की मांग के लिए वहाँ पे आंदोलन बहुत दिन से चला है। ये ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा है। इसमें काफ़ी समय तक हिंसा और जाति कटुता रही। यहाँ की आबादी ईसाई तो है, किंतु उनमें 53% आबादी प्रोटेस्टेंट और 44% रोमन कैथोलिक है। तो ये ईसाइयों के दो प्रमुख सेक्ट हैं, जो एक प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। तो इनके बीच में भी थोड़ा सा डिवीज़न बना रहता है। कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियाँ करती हैं और उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को उत्तरी गणराज्य के साथ मिलाया जाए। और प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टी करती हैं जो ग्रेट ब्रिटेन के पक्ष में रहने के हैं। तो 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ है, जिससे इसका दूसरी पार्टियां विरोध कर रही हैं। नेशनलिस्टों के साथ समझौता हुआ तो यूनियनिस्ट पार्टी जो है वो इसका विरोध करेगी। यूगोस्लाविया भी इसका एक उदाहरण है, जहां धार्मिक और जाति विभाजन के आधार पर राजनीतिक होड़ से यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बंट गया है। अब कुछ जातीय विभाजन से देशों में टुकड़े टुकड़े भी हो सकते हैं। इन उदाहरणों से लगता है कि यदि किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अव्यक्त नहीं होने देना चाहिए, किंतु राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजन की बात करना और विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और ज़रूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना इसी कड़ी का हिस्सा है। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं और उसी को वोट देते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक समुदाय पर ध्यान देती हैं और उसी के हित में राजनीति करती हैं, पर इन सब की परिणति किसी देश के विखंडन के रूप में नहीं होती है। तो ये आमतौर पर होता है। अब देखते हैं हम इसके कुछ अति लघु और बहुविकल्पी प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, ये अति लघु प्रश्न बहुविकल्पी टाइप का प्रश्न है। सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता, यानी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के सिद्धांत है उन पर लागू नहीं होता। इनमें 4 जो कथन दिए हुए, बयान दिए हुए, इन पे से आपको देखना। तो इसमें लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है, ये सही है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये भी सही है। यानी तीनों ये सही हैं। तो गलत कौन सा होगा? चौथा वाला। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन क्यों ले जाता है? ये नहीं ले जाता। तो इसका उत्तर है चौथा वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार कीजिए। देखिए ये एनसीईआरटी की बुक से, इसमें ज़्यादातर थिंकिंग पैटर्न के क्वेश्चन है, तो इनको आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें। छठा प्रश्न, पहला, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। सही बात है। ये संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो, बिल्कुल। हमारी सबकी अलग अलग पहचान है। हम भारतीय होने के साथ साथ अपने धार्मिक समुदाय का और अपने जातीय समुदाय का, अपने व्यावसायिक समुदाय का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। हम एक शिक्षक हैं या आप एक स्टूडेंट हैं या एक किसी धार्मिक समुदाय से, जातीय समुदाय से, या एक बिजनेसमैन है तो व्यापारी समुदाय से भी जुड़े हुए हैं। इस तरह से कौन से बयान सही है इसमें?
तीसरा वाला बयान तो गलत ही है कि सिर्फ भारत में ही समाज विभाजन तो होते हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया में हर देश में किसी न किसी तरह का विभाजन है। तो उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा अ और ब बयान सही है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित बयानों को तार्किक क्रम में लगाएं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही जवाब ढूंढें। यानी आपको देखना कि पहले कौन सा बयान आना चाहिए तार्किक क्रम में। तो सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियाँ खतरनाक ही हैं, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हर देश में किसी न किसी तरह के समाज विभाजन रहते ही हैं, सही बात है। राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं, ये भी सही है। कुछ सामाजिक और अंतर सामाजिक विभाजन का रूप ले सकते हैं, ये भी सही है। तो हमें इसको सही क्रम में लगाना है, तो क्रम हो जाएगा DBAC। तो इनको आप इसको लगा सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जाति पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा है। तो अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का उदाहरण हमें यूगोस्लाविया में देखने को मिला है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा होते हैं। कुल 8 प्रश्न है, जिसमें से आपको एक प्रश्न छोड़ के सभी करने हैं। चौथा प्रश्न नहीं करना था, बस 7 प्रश्न करने हैं। तो इन सबको आप आराम से इसको वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर लेके भी आप रोक सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।